नमस्कार, फाइटर न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम चुनावी हलचल में मैं माही आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि विधानसभा चुनावों की शुरुआत हो गई है। आज हम आए हैं युवाओं के बीच में, जानेंगे युवाओं का मत और क्या है उनके मन में। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीरज रानी। नीरज, तो आप बताइए कि जैसे कि अगर हम पेपर लीक पे बात करें कि आज बहुत सारे लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, है ना? तो ये पेपर लीक का जो प्रकरण है वो कितना तकलीफ देता है आप लोगों को? मैम, ये पेपर लीक का मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। आप देखते हो कि जैसे कई बच्चे मतलब कि सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, तो उसकी फैमिली से आप पूछिए। और सरकार का क्या है, सरकार मतलब कि ऐसा नहीं है भी चलो कुछ गलतियां बच्चों की भी है कि मतलब कि बच्चे चीटिंग करते हैं, चलो उसकी वजह से सरकार को करना पड़ रहा है। पर लेकिन फिर भी एक बात है कि इतना सब होने के बावजूद जैसे नेट वगैरह बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया जाता है, उसके बाद भी पेपर लीक कैसे हो जाता है? ऐसे मतलब कि बच्चों की गलतियाँ हैं, पर लेकिन कुछ तो मतलब कि उनकी भी मतलब कि क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही है? दे रही है। मतलब कि कुछ सरकार की भी कमियां हैं और कुछ हमारी भी कमियां हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे, मतलब कि कुछ स्टूडेंट भी गलत करते हैं जिसकी वजह से सरकार को मतलब कि करना पड़ता है। इसमें दोनों का है, तो बच्चों को भी समझना चाहिए और कुछ मतलब कि सरकार को भी और अधिक प्रयास करने चाहिए। और जैसे कि हम स्पेशल एजुकेटर हैं और 4 दशकों से चला आ रहा है कि मतलब समावेशी शिक्षा के विषय में बताया जा रहा है, पर सिर्फ इन मतलब कि कागजों में छापा जा रहा है, ना ही तो इन्हें पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। तो इसे हम चाहते हैं कि हमारे स्पेशल एजुकेटर को अधिकार दिया जाए कि सामान्य शिक्षा के बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए। और हम सभी सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि उन मतलब कि विशेष बच्चों के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए और उनका भी उचित विकास हो सके। मतलब कि शहरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज है लोगों को, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे क्षेत्रों में किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है। मतलब कि सामान्य शिक्षा पर तो फिर भी विचार दिए जाते हैं। तो ऐसे समय समय पर कोई प्रोग्राम करवाने चाहिए जिससे कि हम अपने ग्रामीण वासियों को भी नॉलेज दे सकें और उन्हें जागरूक कर सकें और लोगों को बता सकें कि ये मतलब कि डेफ ब्लाइंड जो या अन्य मतलब की कैटेगरी है, ये चलो जो भी दोष है इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनको भी जागरूक करना चाहिए कि आप डरे नहीं, या ये से आप मतलब कि मानसिकता को, अंधविश्वासों को दूर करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बच्चों को बढ़ाएं और ये भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जमुना। मैम, आप बताइए कि गंगानगर में सबसे ज़्यादा कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या है तो यहाँ पे एक तो गड्ढे बहुत है, मतलब कि रोज के लोग गिर जाते हैं गड्ढे में और एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक तो सड़क सही नहीं है और जैसे रोजगार के अवसर भी नहीं है, और रोजगार के अवसर होने चाहिए सही मात्रा में। तो और क्या विकास चाहेंगे आप? कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार आने चाहिए, वैकेंसियाँ सही निकलनी चाहिए, पेपर और लीक नहीं होने चाहिए इतने, बस। ठीक है, थैंक यू। मैम, क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा। मैम, आप बताइए कि जैसे कि अगर हम बात करें, विकास की बात करें, तो विकास में क्या क्या बदलाव आप चाहती हैं? मतलब यही होना चाहिए कि एक तो रोड जो हैं वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, तो उनको थोड़ा ठीक करना चाहिए और सबको इक्वल ट्रीट मिलना चाहिए, चाहे वो। तो क्या मौजूदा सरकार से शिकायत है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में होगी थोड़ा, तो हाँ, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैम, क्या नाम है आपका? मैं हरमन। हरबंत। तो हरमन, आप बताइए कि अब जैसे महंगाई की बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में अक्सर हमारे पास पैसे बहुत कम होते हैं, तो वो ये महंगाई कितना असर डालती है? अब तक तो मतलब काफ़ी असर डालती है कि जैसे होता है कि सभी स्टूडेंट्स के ऐसे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई कैसे होता है, तो महंगाई बहुत इफेक्ट करती है। अब जैसे यहाँ पे होता है कि गंगानगर में जो हमारी जो हनुमानगढ़ से यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे को फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम्स की। महंगाई यहाँ पे ज़्यादा है, हर एक छोटी छोटी चीज़ में मतलब डबल कॉस्ट ले रहे हैं, ये उसी चीज़ का फेस करना। तो वो है कि मेंटेन होना चाहिए थोड़ा ना, कि मतलब इक्वल होना चाहिए, तो वैसे स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े ना। जी बिल्कुल। मैम, आप बताइए, आप गंगानगर में क्या विकास देखती हैं? गंगानगर में फ़िलहाल विकास की बात हम बाद में करते हैं, राजनीति की अपनी बात कर रहे हैं। तो राजनीति के अंदर नीति है, उस वर्ड में हम लोगों का मेन, हम युवा हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो अभी हमारी स्टडी चल रही है, हमें नीति से मतलब है। नीति से मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स बनाती हैं, जो अभी इन्होंने जैसे बात की 4 दशकों से हमारे लिए, अभी जो हम स्पेशल एजुकेटर बन रहे हैं, हम शिक्षक बनेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे नॉर्मल बच्चे हैं वो अपना विकास कर रहे हैं, हर स्कूल है उनके 1-1 किलोमीटर पर स्कूल बने हैं, तो वैसे
बच्चे हैं उनके लिए ऐसा स्कूल कोई भी नहीं बना हुआ। तो ये होता है कि दूर दूर तक उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो हम ये सिर्फ गवर्नमेंट से हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके लिए भी नॉर्मल स्कूलों के अंदर जैसे एक स्पेशल टीचर होना चाहिए, ताकि उनको भी बहुत दूर तक ना जाना पड़े। सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं नहीं होती। नहीं, सरकारी स्कूलों के अंदर एक स्पेशल टीचर होना चाहिए, जो कि अभी गवर्नमेंट ये कहती है कि स्पेशल टीचरों की वैकेंसी अलग से निकालती है। हमें उन नॉर्मल टीचरों ने उनके मुकाबले में कम समझा जाता है। कहने का मतलब ये कि दोनों को बराबर रखा जाए, इक्वल भर्ती निकलनी चाहिए। भर्तियों के अंदर ये होता है कि हम लोगों को पीछे रख के उनको आगे रखा जाता है, उनकी वैकेंसियाँ खूब निकलती है। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी बात कहनी चाहती हूँ कि सबसे पहले हर एक सीट के लिए ये देखा जाए कि हमारे अंदर कितने बच्चे कितनी कितनी अलग अलग चीज़ों के आरक्षण का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। आरक्षण का इस्तेमाल बाद की चीज़ें, मेरा मतलब टॉपिक मेन ये है कि हर एक, जैसे साइंस के बच्चे कितने हैं, एसएसटी के कितने हैं, उस तरीके से हर एक महाविद्यालय से, हर एक कॉलेज स्कूल से ये चीज़ों को देखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट की इस चीज़ पे नज़र होनी चाहिए कि कितनी सीटें अब वो सीटें निकालते हैं रोज़गार के लिए, उन्होंने सीटें निकाल दी, पर कुछ सीटें ऐसी निकाल दी जाती हैं जिनको हम मतलब यूज़ ही नहीं होती, उसमें बच्चे हैं ही नहीं, और कुछ इतनी कम होती हैं कि जिसमें बच्चे बेरोज़गार रह जाते हैं, सीटें खाली चली जाती हैं। खाली चली जाती हैं। तो हम बेरोज़गारी का सामना करते हैं, उसी वजह से हमें हमारा शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे शहर के अंदर रोज़गार मिलना चाहिए, हमें बाहर ना जाना पड़े। बाहर जाएंगे तो हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स को पैसों की दिक्कत होती है। हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर जो चीज़ें हम फेस करते हैं, गर्ल्स मेन जो फेस करती हैं, उन चीज़ों के लिए मैं गवर्नमेंट से यही अपेक्षा करती हूँ कि समावेशी शिक्षा जो इन्होंने बताया, उसी तरीके से हर एक बच्चे को उनका मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं जैसे उनका अधिकार है, वैसे ही डफ एंड ब्लाइंड जो भी बच्चे हैं उनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, मैं ये उम्मीद करती हूँ। थैंक यू मैम। सर क्या नाम है आपका? भवानी शंकर है। सर आप बताइए, जैसे कि उन्होंने रोजगार की बात की, तो आप लोग कितना रोजगार को लेके फेस करते हैं? रोज़गार में इस जो ये विशेष जो बच्चों को पढ़ाने का जो सेक्टर है, ये अब राजस्थान के अंदर इतना ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है। तो पेपर लीक भी इसी में आता है? पेपर लीक मैम इसी में ही है। जैसे वैसे तो राजस्थान सरकार के अंदर जितनी भी जैसे अब गत वर्ष है इसमें भर्तियां हुई है, इसमें लगभग जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, ये मामला सामने आ रहा है। तो ऑनलाइन मैम प्लेटफॉर्म देना चाहिए सबसे पहले तो मैम। और जैसे बच्चों के फार्म की भी फ़ीस लग जाती है 450, तो बेसिक फ़ीस होती है बच्चे के फार्म की, तो इतने में तो ऑनलाइन की व्यवस्था हो जानी चाहिए। और मैं तो इस फील्ड के बारे में कहना चाहता हूँ मैम, सरकार तो आती जाती रहती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस ऐसी आती है यहाँ पे राजस्थान में, तो पर जो ये जो बच्चों का विशेष फील्ड है इसके ऊपर थोड़ा प्रभाव। जी थैंक यू। सर आप बताइए, जैसे युवा ही है जो देश का भविष्य है, तो ये युवाओं को कितना भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, या कितना महत्वपूर्ण विषय है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार का तो मैडम मैं कह नहीं सकता, पर अपने फील्ड का जरूर कहूँगा मैं। जो इनके समावेशी शिक्षा का जो पहलू चला रखा है, जिस दृष्टि से अपने देखते हैं, ये बिल्कुल धरातल पे नहीं है। ठीक है, जो मतलब विशेष बच्चे हैं, ठीक है, वो सामान्य स्कूलों में उनके दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, दृष्टिहीन है, HI के हैं, VI के जैसे भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सामान्य स्कूलों में जा ही नहीं रहे, बल्कि RT 2009 में, ठीक है, सभी स्कूलों को पाबंद कर रखा है, ठीक है, बच्चों के एडमिशन लेने के लिए। पर उनके माँ बाप, ठीक है, जा ही नहीं पाते। कह दिया जाता है कि जागरूकता के कारण नहीं जाते। जब एक रेडी पटरी वाला RT में एडमिशन करा सकता है, तो फिर वो बच्चा क्यों नहीं करता? फिर इंटरेस्टों की चीज़ ढूंढती कैसे है? ठीक है, और वो बच्चे वहाँ पर जाए क्यों? ठीक है, क्योंकि उनको माँ बाप को अविश्वास है और डर है, ठीक है, कि मेरा बच्चा वहाँ से सीख नहीं पाएगा, और उसके कारण ही रोज़गार पैदा होंगे विशेष शिक्षकों के लिए। ठीक है, अगर वो स्कूलों में वहाँ पर एडमिशन लेंगे, तो फिर हमारे जैसे जो विशेष शिक्षक है वहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी उन पर, पर वहाँ पर बच्चे हैं ही नहीं, तो विशेष शिक्षक वहाँ पर कैसे क्रिएट होंगे? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सर आप सर क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम हिमांशु जांगीड़ है। सर मैं आप सभी पहले तो सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हम हमारी युवाओं की बात आप सुनने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पे पहुँचे हैं। और मैम अगर रोज़गार की बात करें अब, तो हमारे विशेष शिक्षा का क्या है कि कोई भी कैडर नहीं बनाया गया। जैसे वर्तमान सरकार ने क्या किया, शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के लिए कैडर बना दिया, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए कैडर बना दिया। इसी प्रकार विशेष शिक्षकों के लिए भी हमारे पास में एक कैडर होना चाहिए। मौजूदा सरकार ने भी तो कई योजनाएं चलाई हैं। मौजूदा सरकार ने केवल दिव्यांगों के लिए योजनाएं चलाई हैं, जो विशेष शिक्षकों के लिए जो आवश्यकता है, जैसे हम लोग जो खड़े हैं यहाँ से पास आउट हुए हैं, इस संस्था ने भी दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। RCI भी अपने
बहुत अच्छे से कार्यवान कर रही है। जैसे 19 जनवरी 2005 को NCT और RCI का समझौता हुआ था, उसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि एक विशेष शिक्षक का पाठ्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि वो विशेष बच्चों के साथ साथ में सामान्य बच्चों को भी पढ़ाने के लायक होगा। वो इसी प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम तैयार किया गया। लेकिन पहले अब क्या किया गया, विशेष शिक्षकों को अलग कर दिया गया, सामान्य भर्ती में बिठाया नहीं जा रहा। चलो ये एक अलग कर देते हैं मुद्दा। चलो सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 4500 की भर्ती निकाली तृतीय श्रेणी की, ये भी अच्छी शुरुआत की। लेकिन द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी कहाँ पे गई? आपने यूनिवर्सिटी भी खोल दी जोधपुर के अंदर, आपने तृतीय श्रेणी की भर्ती भी निकाल दी। जब बच्चे 9वीं से 12वीं तक के पास ही नहीं होंगे तो आप वो विश्वविद्यालय किन बच्चों के लिए खोल रहे हो आप? चलो ये संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही है, बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? वो तो अपने सरकार ने ये भी प्रावधान कर दिया कि दिव्यांग बच्चा अपने से पास विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर उसकी आवश्यकता को देखते हुए अगर वहाँ पे विशेष शिक्षक ही नहीं है तो वो कौन सी शिक्षा ग्रहण करेगा? वो पिछड़ेगा। बात कर रहे हो आप बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तो हम भी मुख्य धारा उन बच्चों को जोड़ने के लिए यही मांग कर रहे हैं कि विशेष शिक्षा का कैडर बनाया जाए। आज तक विशेष शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं हुआ। विशेष शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, कोई कैडर नहीं बनाया गया। तृतीय श्रेणी भर्तियों के साथ में ही भर्ती निकालेगी 4500। द्वितीय श्रेणी की 2015 में 200 पदों पे भर्ती, वो भी DPC के माध्यम से पदोन्नति हुई थी, उसी के आधार पर वो पद निकाले गए थे। उसमें कोई 2015 के बाद में आज 8 साल हो गए मैम, कोई द्वितीय श्रेणी की बात नहीं कर रहा। पदोन्नति है, उनकी पदोन्नति के आधार पे हम रुके हुए हैं। अगर तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पदोन्नति होगी तभी हमें नौकरी मिलेगी क्या? ये कैसा प्रावधान है? आप बात कर रहे हो युवाओं को साथ लेके चलने की, हम बात कर रहे हैं दिव्यांगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, लेकिन आप बात सीधी आपने यूनिवर्सिटी खोल दी। 9वीं के बाद का बच्चा कहाँ पे जाएगा? अब मैंने मेरे गृह क्षेत्र भादरा से एक बच्चा है, मैंने उससे बात की थी, वो श्रवणबाधित बच्चा है। उसके पेरेंट्स को मैंने इतना कन्वेंस करने की कोशिश की, कि आपके यहाँ पे पास में सरकारी स्कूल नहीं है, आप मैं जिस संस्था में यहाँ से पास आउट हूँ तो आप वहाँ पे चलो, बच्चे को सभी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वो कन्वेंस नहीं हुए। वो बोल रहे हैं कि अगर सरकारी समाज ही इनको थोड़ा सा पिछड़ा हुआ मान रहा है, नई समायोजन के लिए लाए, तो हम अपने बच्चे को इतनी दूर कैसे भेज सकते हैं? तो उन बच्चों का क्या किया जाए? अगर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान नहीं लग रहे हो आपने केवल बात की जिनकी संख्या ज़्यादा है, आज विशेष शिक्षक बच्चे कम है तो आप बात नहीं कर रहे हो। आप बात नहीं कर रहे हो उन विशेष शिक्षकों की जिनके आपने शारीरिक शिक्षा की कैडर बनाया, भर्ती निकाल दी, आपने कंप्यूटर शिक्षकों को कैडर बनाया, भर्ती निकाल दी, लेकिन हम विशेष शिक्षकों का क्या? चलो विशेष शिक्षकों के रोजगार के हम चलो और संसाधन ढूंढ लेंगे, लेकिन आप उन दिव्यांगों का क्या जो हर साल 20,000 बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं सरकारी स्कूलों से अध्यापकों की कमी से? अगर अध्यापक ही नहीं है तो वहाँ पे वो बच्चे क्या करेंगे? पहले आप अध्यापकों को तो लेके आए, उसी आधार पे बच्चा विश्वास करके विद्यालय में आएगा। अब कुछ बच्चे 2 या 3 बच्चे मतलब जो पेरेंट्स है, जो जिनको जानकारी नहीं है, वो संस्थाओं के वो बच्चे दाखिला करवा देते हैं, लेकिन उनके वहाँ पे क्या है कि टीचर ही नहीं है। टीचर नहीं है तो बच्चा फेल होगा, बच्चा सीख ही नहीं रहा, तो फिर माँ बाप सोचेंगे कि चलो बच्चे को घर पे ही रख लेते हैं। फिर किस मुख्य धारा से जोड़ने की आप बात कर रहे हो? तो मैम सरकार से हमारी यही मांग है, जो भी अब चुनावों के अंदर हम उसी का साथ देंगे, हम किसी पार्टी विशेष का साथ नहीं देंगे, हम किसी व्यक्ति विशेष का साथ नहीं देंगे, हम केवल उसी का साथ देंगे जिस प्रकार जैसे हम दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, साथ लेके चलने के लिए कह रहे हैं, तो हम उसी व्यक्ति विशेष का साथ देंगे जो सभी को साथ लेके चलेगा। किसानों की भी बात करेगा, व्यापारियों की भी बात करेगा, शिक्षा की भी बात करेगा, हम जैसे बेरोजगारों की भी बात करेगा, हम उसी का साथ देंगे मैम। यही मैं विनती, आप मीडिया के माध्यम से मैं ये विनती कहना चाहूँगा कि आप जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सचेत करवाइए कि आप विशेष शिक्षा का कैडर बनाइए। हम पिछले 2-3 महीनों से चुनावों के अंतराल के अंदर हमने सोचा कि हमारी बात को भी प्रमुखता दी जाएगी। हम जयपुर भी इकट्ठे हुए। यह संघर्ष तो पिछले 8 सालों से चल रहा है विशेष कैडर का, लेकिन हम इस मांग को और तेज़ करने के लिए इस चुनावी माहौल के अंदर जयपुर भी इकट्ठे हुए थे। आरती डोगरा मैम से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस चुनावी माहौल के अंदर बिजी, उनसे मुलाकात हुई नहीं। लेकिन कान्हाराम जी IAS है प्रमुख, उनसे भी वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने सिर्फ सांत्वना देकर हमें भेज दिया। 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी, चलो उसमें से 50,000 पूरी भी कर दी, लेकिन 50,000 भर्तियों का क्या? 50,000 भर्तियों का क्या? कहाँ गए उनके वादे जो आप कर करके चले जाते हो? आपने सिर्फ मंच से घोषणा कर दी, लेकिन उनको लागू कौन करेगा? इसका कार्य कौन करेगा मैम? इसका कार्य तो वो प्रतिनिधि करेगा जिसका हम अब की बार चयन करेंगे, और हम उसी प्रतिनिधि का चयन करेंगे जो हम सभी युवाओं की और सभी बेरोजगारों की, सभी व्यापारियों की, सभी मतलब समावेशन के आधार पर वार्तालाप करेगा।
तो यही मैं मैम आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रमुखतः हमारी मांग यही है कि विशेष शिक्षा का कैडर बनाया जाए, विशेष शिक्षा का कैडर बनाया जाए। बस मैम, धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू। नमस्ते सर। जी सर, नमस्ते। जैसे कि सर इन्होंने कहा शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी मैडम। तो गंगानगर में शिक्षा को लेके क्या परिवर्तन चाहेंगे आप आने वाली सरकार में? मैडम, सबसे पहले मेरा यही कहना है सरकार से कि इन युवाओं को साथ लेके चलना है, ठीक है। गंगानगर के अंदर मैं ये चाहूँगा कि जो यहाँ पे विशेष बच्चे पढ़ रहे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, विशेष शिक्षक है, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, कोई स्कूल बनाया जाना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल खोला जाना चाहिए, जिससे बच्चे यहाँ आके अच्छे से पढ़ सके। इतनी इसकी बड़ी फ़ीस है, जो फ़ीस बच्चे देने में असमर्थ है, वो बच्चे यहाँ आके निःशुल्क पढ़ सकें, निःशुल्क एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो मेरा सरकार से विनती है, गुजारिश है कि इस क्षेत्र में, इस डिपार्टमेंट में ध्यान दें, इधर अपना ध्यान केंद्रित करें और युवाओं को साथ लेके चलेंगे तो ही सरकार बन पाएगी, अन्यथा कोई सरकार का बनने का हमारी तरफ से कोई प्रावधान है नहीं। थैंक यू सर। जैसा कि अभी हम सब ने देखा कि युवाओं में रोजगार को लेके काफ़ी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी गुस्साए भी हुए हैं। वो सिर्फ अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं और सिर्फ एक आशा रखते हैं एक अच्छे रोजगार की और एक अच्छे प्रदेश की। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे फिर मुलाकात होगी अन्य किसी जगह पे। कैमरामैन ज्योति उपल के साथ माही शर्मा, धन्यवाद।